शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि वो रूह कैसे तारा के शरीर पर हावी होती जाती है, कैसे वो उसके दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम जानेंगे इस कहानी और वास्तविकता के बीच में क्या संबंध है। हमने पिछले भाग में देखा था कि तारा टैक्सी लेकर उसी पेड़ के पास जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने तारा को उसकी बिल्डिंग के गेट पर नहीं उतारा, उसने उसे 2 गली पहले ही उतार दिया। मैडम, मैं आगे नहीं जाऊंगा, गाड़ी गर्म हो रही है और माहौल ठीक नहीं लग रहा है, ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा और पैसे लिए बिना ही गाड़ी भगा ले गया। तारा सड़क पर अकेली खड़ी थी। रात के 8 बज चुके थे। कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, लेकिन तारा के आसपास का अंधेरा रोशनी को सोख रहा था। वह चल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह हवा में तैर रही है। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे सड़क पर घिसट रहे थे, कंकड़ और धूल समेटते हुए। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, हर कदम एक नृत्य की मुद्रा जैसा। उसकी कलाइयाँ हवा में ऐसे घूम रही थी जैसे वह किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रहे हों, और शायद वह संगीत बज भी रहा था उसके दिमाग के भीतर। घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। वह अपने बिल्डिंग के गेट पर पहुंची। चौकीदार राम सिंह, जो उसे रोज़ सलाम करता था, अपनी कुर्सी पर सोया हुआ था। जैसे ही तारा उसके पास से गुजरी, अचानक शून्य हो गया। वह हड़बड़ा कर उठा। मैडम जी, उसने पुकारा। तारा ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन राम सिंह ने देखा। उसने देखा कि तारा मैडम के बाल वे उनके पैरों तक लटक रहे थे और उनमें से एक काला धुआं निकल रहा था। राम सिंह की जुबान तालू से चिपक गई। वह अपने केबिन में घुस गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तारा की मकान मालकिन श्रीमती दीक्षित अपनी बालकनी में खड़ी थी। वह 65 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी पुराने शहर में बिताई थी। वे पूजा पाठ वाली सात्विक महिला थी। उन्होंने ऊपर से तारा को आते हुए देखा। दीक्षित काकी की नज़रें कमज़ोर थी, लेकिन उनकी छठी इंद्री बहुत तेज़ थी। उन्होंने तारा को गेट से अंदर आते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे आवारा कुत्ते तारा को देखकर भौंक रहे थे, पूंछ दबाकर नालियों में छिप रहे थे, और फिर हवा का झोंका ऊपर आया। मोगरे की वह सड़ी हुई मीठी गंध। दीक्षित काकी का हाथ कांप गया। उनके हाथ से तुलसी की माला छूटकर नीचे गिर गई। हे राम, वे बुदबुदाई। अनर्थ हो गया। छोरी ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। वे दौड़कर नीचे सीढ़ियों की तरफ गईं। लिफ्ट खराब थी। यह शायद भगवान का इशारा था कि तारा को रोका जाए। तारा सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर एक नशीली डरावनी मुस्कान थी। तारा, दीक्षित काकी ने दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर उसे रोका। तारा रुकी। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, सिर्फ गहरा कालापन। काकी, तारा की आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी। वह भारी गूंजती हुई और किसी और ज़माने की थी। आज महफिल सजी है क्या? दीक्षित काकी ने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी हुई विभूति निकाली और तारा के माथे पर फेंक दी। छन! जैसे ही भस्म तारा के माथे को छुई, उसे एक बिजली का झटका लगा। आह! तारा चीखी। उसकी असली आवाज़ वापस आई। वह लड़खड़ा कर दीवार के सहारे गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। काकी, मुझे क्या हो रहा है? मेरे बाल, ये मुझे मार रहे हैं। दीक्षित काकी ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने तारा का हाथ पकड़ा। वह बर्फ़ जैसा ठंडा था। अंदर चल बेटी, जल्दी अंदर चल। वे तारा को अपने फ्लैट में ले आई, उसे सोफे पर बिठाया और ज़बरदस्ती गंगा जल पिलाया। तारा हाफ रही थी। उसके बाल अब सोफे के चारों ओर फैल गए थे, जैसे वे उस कमरे का जायज़ा ले रहे हों। दीक्षित काकी ने तारा के बालों को देखा। उनकी आंखों में डर और दुख दोनों थे। तो उस रास्ते से गई थी ना? काकी ने पूछा। काली पुलिया वाले मोड़ से, तारा ने रोते हुए चिल्लाया। मुझे नहीं पता था काकी, मुझे लगा सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं बेटी, इतिहास है, इतिहास, काकी ने भारी मन से उससे कहा। खून से लिखा हुआ इतिहास। काकी ने अपनी अलमारी से एक पुरानी पीली पड़ चुकी फ़ोटो एल्बम लेकर आई। उन्होंने एक पन्ना खोला। उसमें एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, एक बेहद खूबसूरत औरत की। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसने उन्हें अपने हाथों में लपेट रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। देख इसे, काकी ने कहा। इसका नाम कामिनी देवी था। ये कहानी 70 साल पुरानी है, काकी ने बताना शुरू किया। उनकी आवाज़ में अतीत का कंपन था। कामिनी देवी कोई साधारण तवायफ नहीं थी, वह एक राज नर्तकी थी। रियासतें खत्म हो गई थी, लेकिन कामिनी देवी का रुतबा वो कायम रहा। कहते हैं जब वह नाचती थी तो उसके पैरों से घुंघरुओं से ज़्यादा उसके केश बात करते थे। उसकी सुंदरता के चर्चे दिल्ली तक थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति और कमज़ोरी उसके बाल थे। वह उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। वह उनमें सच्चे मोती और मोगरे की कलियाँ गूंथती थी। वह कहती थी, मेरे बाल मेरी आत्मा के रेशे हैं। काकी ने एक गहरी सांस ली। उस समय शहर का एक नया रईस हुआ करता था, ठाकुर गजराज सिंह। क्रूर, घमंडी और अय्याश। उसे जो चीज़ पसंद आती वह उसे हासिल करके ही दम लेता। उसकी नज़र कामिनी पर पड़ी। उसने कामिनी को अपनी रखेल बनाने का प्रस्ताव भेजा। दौलत, महल, जेवर, सबका लालच दिया, लेकिन कामिनी स्वभाविनी थी। स्वाभिमानी थी। उसने भरी महफिल में गजराज सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, ठाकुर साहब, मैं कला बेचती हूँ, जिसम नहीं, और मेरी रूह तो इन बालों में बसती है, जिसे छूने की औकात आपकी है नहीं।
यह अपना अपनान गजराज सिंह के सीने में खंजर की तरह चुभ गया। तारीख भी अमावस्या की रात, सदियों का समय था। कामिनी एक मंदिर में नृत्य सेवा देती अपनी बग्घी में लौट रही थी। उसका रास्ता उसी काली पुलिया से होकर गुजरता था। तब वहाँ जंगल ज़्यादा घना था और वह बरगद का पेड़ तब भी वही था। काकी की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वह उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रही हो। गजराज सिंह ने अपनी गुंडों के साथ वहाँ जाल बिछाया था। उन्होंने कामिनी की बग्घी रोकी। कामिनी ने भागने की कोशिश नहीं की, वह अपनी जगह अडिग खड़ी रही। गजराज सिंह ने कहा, तुझे अपने बालों पर बहुत गुरूर है ना, आज मैं तेरा एक करोड़ जड़ से उखाड़ दूंगा। उन्होंने कामिनी को बग्घी से नीचे खींचा। गजराज सिंह ने अपनी जीप, उस समय खुली वाली जीप के पीछे एक लोहे की जंजीर बांधी और उस जंजीर का दूसरा सिरा उन्होंने कामिनी के उस लंबे रेशमी बालों से बांध दिया। तारा ने अपने मुंह पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, तारा फुसफुसाई। हाँ, काकी ने कहा। उन्होंने जीप चलाई। कामिनी को उसके बालों के सहारे सड़क पर घसीटा गया। वह चीखती रही, उसके कपड़े फट गए, उसका शरीर सड़क के पत्थरों से छिल गया। लेकिन गजराज सिंह नहीं रुका, वह हंसता रहा। वह उसे घसीटते हुए उसी बरगद के पेड़ तक ले गया। कामिनी के बाल जो जंजीर से बंधे थे वे खिंचाव के कारण जड़ से उखड़ने लगे। खून उसके माथे से बाहर उसकी आंखों में जा रहा था। जब जीप रुकी, कामिनी अधमरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था। गजराज सिंह नीचे उतरा। उसने अपनी तलवार निकाली। उसने सोचा कि कामिनी भीख मांगेगी, लेकिन कामिनी ने अपनी खून जैसे गर्दन उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वह अब सिर्फ शुद्ध पवित्र घृणा थी। कामिनी ने अपने टूटे हुए होठों से एक श्राप दिया। वह श्राप नहीं, एक संकल्प था। उसने कहा, गजराज, तूने मेरे बालों का अपमान किया है, तूने मेरी सुंदरता को मिट्टी में मिलाया है। सुन ले, ये धरती और ये पेड़ गवाह है। मैं मरूंगी नहीं, मैं इसी पेड़ में, इसी मोड़ पर रहूंगी। मेरे ये बाल जिन्हें तू मेरी मौत बनाया है, अब ये मेरा हथियार बनेंगे। जो भी स्त्री इस जगह इस वक्त अपनी सुंदरता और अपने बालों का प्रदर्शन करेगी, मैं उसकी सुंदरता छीन लूँगी। मैं उसके प्राण उसके बालों से ही निचोड़ लूँगी। यह मेरा केशपाश है और अब इसमें दुनिया फंसेगी। गजराज सिंह ने गुस्से में तलवार चलाई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहते हैं सिर कटने के बाद भी कामिनी के बाल नहीं मरे। वे बाल सांपों की तरह लहराए और गजराज सिंह के पैरों से लिपट गए। उसी रात गजराज सिंह की जीप उसी पेड़ से टकराई और वह अपने ही स्टीयरिंग व्हील से दबकर मर गया। जब पुलिस आई तो उसका गला बालों से घोटा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीक्षित काकी की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर हवा में तैर रहा था। तब से, काकी ने कांपती आवाज़ में कहा, वह वही है, उस बरगद के पेड़ पर। वह अब आत्मा नहीं है तारा, वह एक केश पिशाचिनी बन चुकी है। उसे भूख लगती है सुंदरता की, जवानी की, और तूने उस वक्त खुले वाले में वहाँ जाकर उसे निमंत्रण दे दिया है। तारा सुन बैठी थी। अचानक तारा का सिर एक झटके से पीछे की ओर मुड़ा। उसकी गर्दन की हड्डी चट्ट से बोली। तारा का शरीर सोफे पर अकड़ गया। दीक्षित काकी घबरा कर पीछे हटी। तारा ने अपना सिर धीरे धीरे सीधा किया। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो एल्बम में कामिनी की तस्वीर में थी। तारा के होंठ हिले और आवाज़ कामिनी की आई, कहानी अच्छी सुनाई बुढ़िया, लेकिन एक बात भूल गई तू। दीक्षित काकी कांपने लगी। क्या? तारा ने अपने बालों की एक लट में उंगली लपेटी और प्यार से सहलाया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। तारा का शरीर ये बहुत सुंदर है, ये लचीला है, ये मेरे नृत्य के लिए एकदम सही है। मैं इसे पहनूंगी, मैं फिर से नाचूंगी और इस बार पूरी दुनिया मेरी दर्शक होगी। तारा के बाल अचानक सोफे से उठे और छत की तरफ बढ़े। वे कमरे की दीवारों पर काली दरारों की तरफ फैल गए। बल्ब फ्यूज हो गया। अंधेरे में सिर्फ तारा की दो काली आंखें चमक रही थी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? दीक्षित काकी के मुंह से एक चीख निकली और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। तारा या जो कोई भी अब उसके शरीर में था उठी। वह नंगे पैर थी। वह बालकनी की ओर बढ़ी। हवा चल रही थी। उसने अपनी बाहें फैलाई। उसके बाल जो अब 10 फीट लंबे हो चुके थे, रात की हवा में किसी विशाल काले झंडे की तरह लहराने लगे थे। उसने नीचे शहर की ओर देखा, उसके शिकार का, और उसने कहा, खेल अब शुरू होता है। तो बंधुओं, हमारा केशपाश नामक कहानी का ये भाग यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए शंभू शंकर।